विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम समाजशास्त्र विषय बीए तृतीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र में कल हमने जो टॉपिक बीच में छोड़ा था, ग्रामीण शक्ति संरचना से संबंधित अध्ययनों का हम कल जिक्र कर रहे थे। तो ग्रामीण शक्ति संरचना से संबंधित जो अध्ययन है, उन अध्ययनों के क्रम में हमने कल 4 अध्ययनों को आपको बताया था, जिसमें कोहेन की स्टडी बताई थी आपको, और श्रीनिवास का अध्ययन बताया था, मेयर का अध्ययन बताया था और ओमेन का अध्ययन बताया था। इसी क्रम में आज हम थार्नर, जोशी और आंद्रे बिताई के अध्ययनों की चर्चा करेंगे। तो ग्रामीण शक्ति संरचना के संबंध की जब भी विषय में जब भी हम बात करते हैं, तो थार्नर का जो नाम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। डैनियल थार्नर इनका पूरा नाम था और इन्होंने ग्रामीण परंपरागत शक्ति संरचना में परिवर्तन का अध्ययन सहकारी संस्थाओं के संदर्भ में किया था। आपने गांव में सहकारी संस्थाओं को एक नवाचार के रूप में लेकर के और इसके प्रभावों का भारत के विभिन्न प्रांतों और ग्रामों में अध्ययन किया है, जैसे गुजरात, कोल्हापुर, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मैसूर और आंध्र प्रदेश। ये जो क्षेत्र हैं वो इनके अध्ययन क्षेत्र रहे हैं। और आपने अपने अध्ययनों में ये पाया कि सहकारी संस्थाओं का प्रभाव ग्रामीण शक्ति संरचना पर पड़ा है। आपने गुजरात के रसूलाबाद ग्राम में सहकारी संयुक्त फार्म के संदर्भ में पाया कि इस फार्म पर एक बड़े भूस्वामी के परिवार के 3 भाइयों का अधिकार है। एक भाई चेयरमैन, दूसरा मैनेजिंग डायरेक्टर और तीसरा फार्म मैनेजर है। ग्राम की शक्ति संरचना पर भी इस भूस्वामी परिवार के सदस्यों का आधिपत्य है। ग्राम के अधिकतर लोग इस फार्म पर मेहनत मजदूरी या श्रम करके अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इसी प्रकार का सहकारी संस्थाओं पर प्रभाव एवं भूस्वामियों का प्रभुत्व आपने कोल्हापुर जिले के सदौली ग्राम की बहुउद्देशीय सहकारी समिति, तमिलनाडु के सैलम जिले में, मध्य प्रदेश के सिरोही क्षेत्र में और मैसूर के गांव, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले तथा आंध्र प्रदेश के हैदराबाद जिले में भी पाया। और निष्कर्ष में आपने लिखा कि सहकारी आंदोलन ने परंपरागत साहूकारों एवं भूस्वामियों को शक्ति संरचना ने अपने प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए एक उपकरण के रूप में प्रदान किया। इनका जो निष्कर्ष था वो था कि सहकारी आंदोलन ने परंपरात्मक साहूकारों एवं भूस्वामियों को शक्ति संरचना ने अपने प्रभुत्व को मजबूत करने के लिए इसे एक उपकरण के रूप में प्रदान किया गया है। और आपका यह कहना कि बड़े भूस्वामियों और साहूकार सहकारी संस्थाओं के द्वारा राजनीतिक लक्ष्यों को सुगमता से पूर्ण कर लेते हैं। और निष्कर्ष यह भी कहा जा सकता है कि सहकारी आंदोलन के बड़े भूस्वामियों एवं धनी साहूकारों को शोषण करने का एक और जरिया या एक और तरीका प्रदान कर दिया है। विद्यार्थियों, ये थार्नर का अध्ययन था जो कि सहकारी समितियों पर आधारित था। सहकारी संस्थाओं को एक नवाचार के रूप में लेकर के उसके प्रभावों का भारत के विभिन्न प्रांतों के अंतर्गत गांव में अध्ययन किया गया था और डैनियल थार्नर के द्वारा ये अध्ययन किया गया था, जो कि ग्रामीण शक्ति संरचना से संबंधित है। दूसरा अध्ययन हम लेते हैं जोशी का अध्ययन।
पूरा नाम पीसी जोशी है इनका। और इन्होंने एक कृति लिखी थी जिसका नाम था लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत में भूमि सुधार। पीसी जोशी की एक महत्वपूर्ण कृति है लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, यानी कि भारत में भूमि सुधार में ग्रामीण शक्ति संरचना से संबंधित अपने अन्वेषण को, अनुसंधान को प्रस्तुत किया। आपने ग्रामीण शक्ति संरचना एवं भूस्वामित्व के आकार के परस्पर गुण संबंध, यानी कि ग्रामीण शक्ति संरचना और भूस्वामित्व का जो आकार है कि परस्पर गुण संबंध या कार्यकारण प्रभावों की विवेचना की है, जो कि हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भूमि सुधार आंदोलन के प्रभाव से गांव में निम्न 4 हित समूहों का विकास हुआ। यानी कि जब भूमि सुधार लागू हुआ, ये कानून जब प्रभाव में आया, तो इससे गांव में क्या है कि 4 प्रकार के समूह, 4 प्रकार के हित समूह का विकास हुआ। पहला बड़े भूस्वामी, दूसरा समृद्ध किसान, तीसरे छोटे काश्तकार और चौथा कृषि मजदूर। अब बड़े भूस्वामियों की हम बात करें तो बड़े भूस्वामियों का गांव में शीर्ष स्थान है और ये गांव के विकास भूमि के भूस्वामी भी हैं। दूसरा, हम समृद्ध किसानों की बात करें तो समृद्ध किसान वे किसान हैं जिन्होंने मुआवजा देकर के भूमि के बड़े बड़े टुकड़ों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया है। और इन बड़े किसानों की भूमि सुधार नियमों का सबसे अधिक फायदा यदि किसी को हुआ है तो वो समृद्ध किसानों को हुआ है। और शक्ति संरचना में भूस्वामी या भूस्वामियों के बाद बड़े किसान जो हैं वो द्वितीय स्थान पर स्थित हैं। पहले पर बड़े भूस्वामी और दूसरे पर समृद्ध किसान। छोटे काश्तकार जो शक्ति संरचना में इनका तृतीय स्थान माना गया और गांव में इनकी संख्या भी अधिक है। जोशी के अनुसार पहले ये छोटे काश्तकार भूस्वामियों के प्रति उत्तरदायी थे, अब ये सरकार के प्रति उत्तरदायी है। इनको भूमि बेचने, गिरवी रखने या भूमि का हस्तांतरण का अधिकार जो नहीं है। आर्थिक विषमता के कारण ये आज भी जमींदारों पर आश्रित है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं इस चौथे वर्ग की। चौथा वर्ग कौन सा बताया था आपको मैंने? कृषि मजदूर वर्ग। कौन सा वर्ग? कृषि मजदूर वर्ग। कृषि मजदूर की जब हम बात करते हैं तो कृषि मजदूरों के विषय में उन्होंने ये कहा कि कृषि मजदूरों का जो वर्ग है वो चौथा हित समूह माना जाता है और ये खेती करने के बदले में पैदावार का एक निश्चित हिस्सा जो हो प्राप्त करते हैं। और ये बड़े बड़े भूस्वामियों के खेतों पर काम करते हैं और जिन क्षेत्रों में बड़े भूस्वामी स्वयं खेती करने लगे हैं वहाँ कृषि मजदूरों को बेदखल कर दिया गया। और कृषि अधिकारों, कृषि श्रमिकों के और गरीबों की मजबूरी का जो लाभ है वो भूस्वामी या बड़े भूस्वामी अपने मनमानी शर्तें लगा करके उठा रहे हैं और इससे कृषि मजदूरों का शोषण और अधिक बढ़ गया है। उनकी स्थिति जो है वो बद से बदतर होती चली गई है, बद से बदतर होती चली गई है। और सातवां अध्ययन जो हम इसी श्रृंखला में यदि बात करें तो वो आता है हमारा आंध्र बिताई का अध्ययन। आंध्र बिताई ने जो ग्रामीण शक्ति संरचना से संबंधित जो अध्ययन था वो कास्ट, क्लास एंड पावर में कास्ट, क्लास एंड पावर नाम की कृति में प्रकाशित किया। इन्होंने शक्ति संरचना का अध्ययन तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव में किया। ये हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि इनका जो अध्ययन क्षेत्र था वो तंजौर जिले का, कर्नाटक में तंजौर और मैसूर एक ही बात है। तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव में इसका अध्ययन क्षेत्र था। और आपके अनुसार श्रीपुरम में परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना भूस्वामियों तथा उच्च अनुष्ठानिक सामाजिक परिस्थितियों पर आधारित थी। ब्राह्मण मिरासदारों में भी शक्ति का प्रभुत्व स्थित था। ये लोग श्रीपुरम ग्राम के अधिकांश भूमि के मालिक थे और इन लोगों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और आनुष्ठानिक
प्रतिष्ठा उच्चतम थी। ग्राम से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय इन लोगों के द्वारा लिए जाते थे। वर्तमान में नवीन व्यक्तियों एवं कारकों के नवाचार से परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना में जो परिवर्तन आया है, आजकल गैर ब्राह्मण जातियां ग्राम की सामूहिक क्रियाओं के संगठन में विशिष्ट भूमिका या महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। पंचायत का नियंत्रण अब्राह्मण जातियों ने ब्राह्मणों से प्राप्त कर लिया है और आंद्रे बिताई के अनुसार जाति की एकमात्र राजनीतिक संगठन का नियंत्रक मात्रक नहीं है। आपने निम्न कारकों को या बहुत सारे कारकों की जब हम बात करेंगे तो राजनीतिक संगठन का नियंत्रक बताया। वो कौन कौन से हैं? एक तो राजनीतिक दल की सदस्यता, दूसरा राजकीय अधिकारियों से संपर्क, और तीसरा आश्रयदाता और संरक्षकों से संबंध, और चौथा संख्यात्मक शक्ति, और पांचवा संगठन, और छठा जो है हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा, और सातवां जो है वो हमारी आर्थिक संपन्नता। आर्थिक संपन्नता यानी कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ता। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के ने संख्यात्मक शक्ति का महत्व बढ़ा दिया है, लेकिन उपयुक्त अन्य कारक की शक्ति संरचना में प्रभावशाली है। आपने यह पाया कि परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना में प्रदत्त या वंशानुगत कारकों का विशेष महत्व था, लेकिन अब अर्जित और व्यक्तिगत गुणों का महत्व जो विशेष रूप से बढ़ गया है। अब व्यक्ति राजनीतिक दलों की सदस्यता के माध्यम से ग्राम, जाति और वर्ग की सीमा से उठकर के शक्ति संबंधों में बंध गया है। नवीन राजनीतिक व्यवस्था ने ग्राम के क्षेत्रों का विस्तार किया है। इस व्यवस्था ने ग्राम की जाति, वर्ग एवं ग्राम पंचायत को एक दूसरे से अन्योन्याश्रित या एक दूसरे पर आश्रित कर दिया है। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में इतना ही। आगामी वीडियो में इसके शेष भाग पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए